Some like I've made some mistakes in the past. Something that it cannot change. देखिए, एक्सरे ट्यूब की हम 3 क्लासेस ले चुके हैं और उन क्लास में हमने कैथोड के बारे में पढ़ लिया, हमने थर्मियोनिक इमिशन के बारे में पढ़ लिया है और जो कैथोड के जो अलग अलग पार्ट हैं, फोक्सिंग कप हो गया, जैसे फिलामेंट है, कनेक्टिंग वायर्स हैं, हमने उनके बारे में डिटेल से स्टडी कर ली। अब हम आगे चलते हैं टॉपिक की ओर। आज हम एनोड के बारे में स्टडी कर रहे हैं और एनोड का ये टॉपिक बड़ा है। मैंने जो पहले क्लासेस लिए एकदम से अलग क्लास, उससे मैं इसमें एकदम से अलग तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं हम टॉपिक की ओर। देखिए, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में इसमें क्वेश्चन आते हैं और ये स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, ये उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और हम इसे दोनों तरीके से पढ़ने वाले हैं। हम इसे स्टूडेंट जो पर्सपेक्टिव है उससे भी लेंगे इस क्लास को और हम साथ ही साथ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से भी हम इसको देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, जो एक्सरे ट्यूब है, एक्सरे ट्यूब का जो क्लासिफिकेशन है वो एनोड के आधार पे किया जाता है। देखिए, सबसे पहले देखिए एनोड क्या होता है। जो एनोड होता है वो एक्सरे ट्यूब का जो एनोड है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है। ये क्या होता है? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एक्सरे ट्यूब। एक्सरे ट्यूब का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो एनोड कहलाता है। हमने इस चीज़ को डिटेल से देखा था। कैसे? ये एक्सरे ट्यूब होती है, इस एक्सरे ट्यूब के अंदर ये एनोड है और ये कैथोड है। कैथोड इलेक्ट्रॉन का सोर्स होता है, इसलिए ये नेगेटिव टर्मिनल है, इसको माइनस से जोड़ते हैं ताकि ये इलेक्ट्रॉन्स की आपूर्ति कर सके। और जो एनोड है ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच सके। देखिए, इस तरह से होता है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गए तो हम इसको बहुत सारा मान लो आप केवी के अंदर, किलो वोल्ट के अंदर हम यहाँ पे इसके किनारों पर जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं प्लस और माइनस का, तो बहुत ज़्यादा प्लस जो वोल्टेज यहाँ पे होगा, डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा वोल्टेज का, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। और जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी होगी, और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो बॉम्बार्डमेंट से जो एक्सरेज निकलेंगी वो भी क्या होंगी, ज़्यादा पावर की होंगी। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि एक्सरे ट्यूब का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो क्या कहलाता है? वो एनोड कहलाता है। अब मैंने आपको बताया अभी कि एक्सरे ट्यूब का जो क्लासिफिकेशन है वो एनोड की डिज़ाइन के आधार पे किया जाता है। किस तरह से? देखिए, एक तो होता है स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब। इस प्रकार की एक्सरे ट्यूब के अंदर क्या होता है, इस प्रकार की एक्सरे ट्यूब के अंदर जो एनोड है, जो वो एनोड स्टेशनरी होता है, स्थिर होता है, वो कोई भी मूवमेंट नहीं दर्शाता है। वो क्या होता है? स्टेशनरी, यानी क्या होता है? स्थिर। जो एनोड क्या होगा, वो स्थिर होगा, कोई भी मूवमेंट ये नहीं दर्शाएगा। दूसरी प्रकार का क्या, रोटेटिंग एनोड। इसके अंदर क्या होता है? एनोड खुद ही रोटेट करता है। और एनोड क्या करता है? रोटेट करता है, रोटेटिंग, इसलिए इसको रोटेटिंग एनोड कहते हैं। स्टेशनरी एनोड में कोई मूवमेंट नहीं होती। अगर हम मूवमेंट की दृष्टि से देखें तो स्टेशनरी एनोड में कोई मूवमेंट नहीं है और रोटेटिंग एनोड के अंदर मूवमेंट पाई जाती है। ये मेन डिफरेंस हो गया। जैसे मैंने आपको नीचे डायग्राम भी दिए हैं ताकि आप समझ सको स्टेशनरी एनोड और रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब क्या होती है। तो देखिए, ये जो डायग्राम है, पहला डायग्राम दिया स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब का, ये स्टेशनरी एनोड का है। इसमें आप देख सकते हो इसके अंदर एक कॉपर का ब्लॉक है। इस ब्लॉक के अंदर टंगस्टन की डिस्क इसके अंदर लगी हुई है, यानी ये ब्लॉक कोई भी मूवमेंट नहीं करेगा, बस इलेक्ट्रॉन्स इस पर गिरेंगे, एक्सरेज का प्रोडक्शन होगा। इसी तरह से नीचे रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब का भी दिया गया है। आप एग्जाम देते हो तो एग्जाम के अंदर वाइवा के अंदर ये पूछते हैं आपको कि कौन सा रोटेटिंग एनोड है, कौन सा स्टेशनरी एनोड है, किस तरह का मतलब कौन सा वाला एक्सरे ट्यूब दिखा के पूछते हैं कि ये रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब है या स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब है। तो आप इन एनोड की स्ट्रक्चर के आधार पर देख सकते हो। इसमें देखिए, इसके अंदर एक डिस्क बनी हुई है और ये डिस्क एक स्टेम से जुड़ी हुई है। पीछे ये एक कॉपर का रोटर है जिसके चारों तरफ इंडक्शन मोटर हम लगा देते हैं। इस इंडक्शन मोटर से ये क्या होती है, अंदर रोटर घूमता है और रोटर के साथ ये डिस्क जुड़ी होती है स्टेम से, जिससे क्या होती है, मूवमेंट करती है। और यहाँ पर ये फिलामेंट है, फोक्सिंग कप दिख रहा है आपको, ये फोक्सिंग कप है, इसके अंदर फिलामेंट लगे हुए हैं जो मैंने कैथोड के अंदर आपको दिखाए थे किस तरह से। आप उनको पीछे वाली क्लास में देख सकते हो। देखिए, अगर आपको पीछे वाली क्लास देखनी है तो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में
एक टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मिलेगा, जिसमें आपको नई आने वाली क्लास तथा पुरानी सभी क्लासों के लिंक मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप MCQs की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो एक पिरामिड ट्यूटर नाम से ऐप है जो कि गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। उसमें आप MCQs की प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जो वहाँ पर जाकर इसको देख सकते हो। तो ये फोकसिंग कप है, इसके अंदर फिलामेंट लगे हुए हैं, उस फिलामेंट से यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल के यहाँ पे गिरेंगे और यहाँ पे एक्सरेज निकलेगी। साथ ही ये डिस्क पूरी इस तरह से घूमती रहेगी, तो कभी भी जैसे ये डिस्क है और ये इसका ये किनारा है, इस किनारे के ऊपर ये जो फोकल ट्रैक हो गया इसका, यहाँ पे मान लो एक्स इलेक्ट्रॉन्स गिर रहे हैं, तो ये पूरी जब रोटेट करेगी तो कभी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन नहीं गिरेंगे, या इसकी पूरी परिधि के ऊपर इलेक्ट्रॉन की बॉम्बार्डमेंट होगी, जिससे जो हीट का प्रोडक्शन होता है वो इसकी पूरी इसकी जो परिधि या पेरीफेरी उस पर फैल जाता है। इसके लिए हम इसको रोटेटिंग एनोड का बनाते हैं, जिसको हम आगे और भी डिटेल से पढ़ने वाले हैं। उस चीज़ के लिए मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन ही बताया है। तो ये एक्स-रे ट्यूब का क्लासिफिकेशन किसके आधार पे होता है? इनोड स्ट्रक्चर के आधार पे। दो तरह की हमने एक्स-रे ट्यूब का पता लगा लिया कि दो तरह की एक्स-रे ट्यूब होती है, एक स्टेशनरी एनोड होती है और दूसरी रोटेटिंग एनोड एक्स-रे ट्यूब होती है। तो चलिए चलते हैं अभी आगे। तो हम एनोड की स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो अलग अलग भी हम देख लेते हैं। देखिए स्टेशनरी एनोड क्या होता है? स्टेशनरी एनोड के अंदर मैंने आपको बताया कि एक वास्तव में देखें तो एक मैसिव कॉपर ब्लॉक होता है, एक बड़ा कॉपर का ब्लॉक होता है। उसके अंदर जो बीच में आप ये देख सकते हो, देखिए ये मैंने जो भी मार्क किया है ये तो कॉपर है, आप कॉपर को कलर से भी पहचान सकते हो। इसके बीच में यह दूसरे कलर की एक ये डिस्क दिख रही है, या आप इसको एक ब्लॉक दिख रहा है। ये ब्लॉक किसका बना होता है? ये ब्लॉक टंगस्टन का बना होता है। ये किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। यानी कॉपर के बड़े ब्लॉक के अंदर टंगस्टन को के ब्लॉक को क्या करते हैं? एम्बेड कर देते हैं, उसके अंदर उसको धंसा देते हैं, उसके अंदर एकदम से उसको धंसा दिया जाता है। क्यों धंसा दिया जाता है ये भी हम आगे देखेंगे। अभी मैं आपको इसको डिटेल्स के बारे में बताऊंगा। अभी आप देखिए सिर्फ इतना कि टंगस्टन जो मतलब कॉपर का ब्लॉक होता है स्टेशनरी एनोड में, उसके अंदर टंगस्टन की डिस्क लगाते हैं। और जो एक्सरे प्रोडक्शन के दौरान जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, देखो जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स इस टंगस्टन डिस्क के ऊपर ही गिरते हैं। किस पे गिरते हैं? टंगस्टन डिस्क के ऊपर ही गिरते हैं, कॉपर ब्लॉक के ऊपर नहीं गिरते। क्यों? क्योंकि अगर आप मेल्टिंग पॉइंट देखो तो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट तो कितना हो सकता है? 3370 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो एक्सरे प्रोडक्शन के लिए एफिशिएंट है। और कॉपर का 1100 डिग्री सेंटीग्रेड ही होता है, कम होता है। तो फिर ये मतलब क्या कर रखा है, क्या चक्कर चला रखा है ये कि भाई एक कॉपर का ब्लॉक लिया है, उसके अंदर टंगस्टन की डिस्क उसके अंदर धंसा के रखी है। इसका क्या कारण है तो मैं बताता हूँ। टंगस्टन एक्सरे प्रोडक्शन के लिए एफिशिएंट मटेरियल है। ये एक्स हीट का आपको पता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स गिरेंगे तो बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर हीट का प्रोडक्शन होगा। ये हीट को बहुत ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब भी कर लेगा टंगस्टन, और उसको डिसिपेट भी कर देता है। मान लो आप टंगस्टन का पूरा ब्लॉक ले लेते इस तरह से यहाँ पे, तो ये हीट को पीछे की ओर भेज भी देता, डिसिपेट भी कर देता, ट्यूब के बाहर भी भेज देता। लेकिन जब बात आए रिपीटेड एक्सपोजर की, कि आप एक के बाद एक एक्सरे कर रहे हो, एक के बाद एक एक्सरे कर रहे हो, तो रिपीटेड एक्सपोजर के टाइम में ये टंगस्टन है वो हीट का इतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से डिसिपेशन नहीं कर सकता, उसको अपने अंदर से या इधर उधर ज़्यादा फैलाने के अंदर दक्ष धातु नहीं है। तो फिर कॉपर एक ऐसी धातु है जो हीट के डिसिपेशन को यानी हीट के फैलाव को बहुत अच्छी तरीके से करता है। ये क्या करता है? बहुत ही अच्छे तरीके से करता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इन दोनों धातुओं का फायदा उठाने के लिए हम क्या करते हैं, हम ब्लॉक कॉपर ब्लॉक को टंगस्टन ब्लॉक को कॉपर के ब्लॉक में धंसा देते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को डायरेक्ट हम कहाँ पटकते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को हम सीधी टंगस्टन के ऊपर टक्कर करते हैं, और उससे जो हीट प्रोड्यूस होती है उस हीट को ये क्या करता है, ये जो टंगस्टन टारगेट है ये इस कॉपर ब्लॉक को दे देता है, इस कॉपर ब्लॉक को देता है, और ये कॉपर ब्लॉक तेजी से इसको पीछे भेज देता है। क्या करता है? तेजी से पीछे भेज देता है। तो आप कह सकते हो कि फिर इतना अपने को इतना करना ही क्यों है? हमें तो सीधा ही करते हैं कि हम तो क्या करेंगे कि पूरे ब्लॉक को ही कॉपर को ले ले। लेकिन आपको पता है मैंने कहा था एक्सरे के प्रोडक्शन के दौरान बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट का प्रोडक्शन होता है। अगर आप पूरा ब्लॉक ही कॉपर का ले लोगे, टंगस्टन का ब्लॉक नहीं लोगे, तो एक सिंगल एक्सपोजर के अंदर ही इतनी हीट प्रोड्यूस होगी कि ये कॉपर का ब्लॉक पिघल जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉपर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, कॉपर का मेल्टिंग वो लगभग 1170 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आप ये कंफर्म कर लेना, मतलब ये यानी कम टंगस्टन से मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, जिसके कारण इसके पिघलने के चांस
बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम टंगस्टन की डिस्क लेते हैं, उसको कॉपर के ब्लॉक में धंसाते हैं ताकि कॉपर की जो कंडक्शन हीट कंडक्शन की प्रॉपर्टीज़ है उसका फ़ायदा उठाया जा सके। तो कॉपर क्या होता है, मोर हीट कंडक्टर होता है, मोर हीट कंडक्टर होता है कौन, कॉपर। किसकी वजह से, टंगस्टन की वजह से। इसको डब्ल्यू से लिख देता हूँ। ओके, अब देखिए तो ये टंगस्टन के डिस्क का डायमेंशन क्या होगा, हम जो लेते हैं, ये डिस्क लगभग स्क्वायर शेप की होती है, यहाँ पे रेक्टेंगुलर दे रखी है, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, या आपने देखिए ये ब्लॉक जैसे जो ब्लॉक है ये सर्कुलर है, तो टंगस्टन डिस्क भी सर्कुलर ले ली हमने इसके अंदर। तो लेकिन फिर भी अगर हम आइडियली देखें तो एक स्क्वायर शेप डिस्क होती है जिसकी डायमेंशन क्या होती है, जिसकी जो अगर विड्थ और लेंथ देखोगे तो 1 सेंटीमीटर के लगभग होती है, और इसकी अगर थिकनेस देखोगे तो इसकी थिकनेस लगभग 2 से 3 मिलीमीटर की थिकनेस होती है। क्या होती है, 2 से 3 मिलीमीटर की। तो ताकि ये क्या होता है, ताकि हम इसको पतली लेंगे ताकि क्या होगा, जल्दी से हीट को पीछे की ओर ये कॉपर के ब्लॉक के अंदर भेज दे, डिसिपेट कर दे, उसको फैला दे, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, पतला लेते हैं। एक चीज़ और, इस टंगस्टन की डिस्क जो ब्लॉक लिया है, सॉरी डिस्क में बोल रहा हूँ, इसको ब्लॉक बोल दो, इसको टंगस्टन ब्लॉक। इस टंगस्टन ब्लॉक का डायमेंशन इस पर गिरने वाले इलेक्ट्रॉन के एरिया से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। कैसे, ये टर्म हम आगे देखेंगे, ये टर्म होता है फोकल स्पॉट। मतलब जो इलेक्ट्रॉन इस पूरी डिस्क के ऊपर आके नहीं गिरते, इलेक्ट्रॉन तो बस इसके सेंटर पे या कहीं पर भी इसके अंदर क्या करते हैं, मोस्टली सेंटर पे गिरता है, एक छोटे से एरिया पर आके गिरते हैं। कैसे, जैसे ये टंगस्टन की डिस्क 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर है, अगर इसको मिलीमीटर में ले तो 10 मिलीमीटर गुणा 10 मिलीमीटर, ये कितना हो गया, 100 मिलीमीटर का स्क्वायर का इसका एरिया हो गया। और आपको पता है फोकल स्पॉट तो लगभग 1 मिलीमीटर के आसपास ही होता है, 0.3 मिलीमीटर से 1.6 मिलीमीटर के लगभग या 2 मिलीमीटर तक मान लो एक ये फोकल स्पॉट होते हैं। तो अगर हम इसकी डायमेंशन 1 मिलीमीटर और 1 मिलीमीटर माने तो फोकल स्पॉट का डायमेंशन कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1 मिलीमीटर स्क्वायर। तो देखिए जो जितनी दूरी पर एक्सरेज गिरती है उससे 99 गुना ज़्यादा या 100 गुना ज़्यादा क्या है, फोकल जो टंगस्टन की डिस्क है इसका एरिया है। यानी टंगस्टन की डिस्क का एरिया बहुत बड़ा होता है, किसकी बजाय, जितनी दूरी पर आकर इलेक्ट्रॉन गिरते हैं, जितना उसका फोकल स्पॉट होता है उसकी बजाय। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है, और आपको एक कॉन्सेप्ट की दृष्टि से भी ये चीज़ आपको आनी चाहिए कि टंगस्टन डिस्क का डायमेंशन है बहुत ज़्यादा होता है बजाय किसके, उसके उस पर गिरने वाले इलेक्ट्रॉन के एरिया के। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए रोटेटिंग एनोड जो एक्सरे ट्यूब है, इसका दूसरी प्रकार की जो एक्सरे ट्यूब, हमने स्टेशनरी एनोड के बारे में पढ़ लिया, रोटेटिंग एनोड के बारे में पढ़े, तो रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब है। देखिए सबसे पहली चीज़ कि स्टेशनरी एनोड हमने लिया हुआ था, उसके बाद हमें रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब बनाने की क्यों जरूरत पड़ी, एनोड को रोटेट करवाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो इसका जो मेन पर्पज़ है, मेन पर्पज़ क्या है कि जो मैंने आपको बताया था कि स्टेशनरी एनोड के अंदर जो एक छोटे से एरिया के ऊपर इलेक्ट्रॉन आके गिरते हैं, वो डिस्क था, डिस्क का बीच वाला एरिया था, इसके ऊपर आके गिरते हैं। तो एक सिंगल एरिया पर्टिकुलर पार्ट पर क्या होती है, बहुत ज़्यादा हीट का प्रोडक्शन होता है और बार बार प्रोडक्शन होता है। हम जितनी बार एक्सरे करेंगे उतनी बार उसी एक पिन पॉइंट के ऊपर या पर्टिकुलर एरिया के ऊपर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन आके गिरेंगे और बार बार वहाँ पर हीट का प्रोडक्शन होगा। वो पार्ट क्या होगा, ठंडा होगा, गर्म होगा, तो उससे क्या होगा, उस पर क्रैक हो जाती है, उसकी पिटिंग हो जाती है, वो सतह उबड़ खाबड़ हो जाती है, उसमें क्रैक हो सकता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि ये जो हीट का प्रोडक्शन होता है ये पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ना होके ये बहुत सारे एरिया पर फैल जाए, ताकि क्या होगा, ताकि उससे हीट हीट बहुत सारे एरिया पर फैल जाएगी तो उसके पिघलने की, उसकी क्रैक होने की या उसकी पिटिंग होने की, उसमें मतलब जो उबड़ खाबड़ सतह होती है, जैसे कोई सॉलिड की ये सतह ये उबड़ खाबड़ हो जाए इस तरीके से, तो इसके होने की संभावना कम हो। तो रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब बनाने का मेन पर्पज ये है कि उसके जो एक्सरे प्रोडक्शन के दौरान जो हीट का प्रोडक्शन होता है, हीट उत्पन्न होती है, उस हीट को हम क्या करें, बहुत ज़्यादा एरिया के ऊपर फैला दें। यही इसका मेन पर्पज होता है। तो देखिए ये रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब है जो मैंने दिखा दिया था। इसके अंदर जो रोटेटिंग एनोड कैसे होता है ये भी मैंने आपको पहले बताया भी था, मैं दोबारा बता देता हूँ। ये टंगस्टन की डिस्क है और इस टंगस्टन की डिस्क के ऊपर इसका जो ये फोकल ट्रैक ये दिया हुआ है, इस फोकल ट्रैक पर इलेक्ट्रॉन गिरते हैं और ये आपने देखो यहाँ पे दिया हुआ है एरो का साइन, ये इस तरह से रोटेट करती है, राउंड में घूमती है।
एक स्टेम दिया हुआ है मोलिब्डेनम का, और ये कॉपर का रोटर बना हुआ है जिसके बाहर हम स्टार्टर कोयल लगा देते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की प्रॉपर्टी से जो एक फोर्स उत्पन्न होता है, प्रेरित होता है, उससे क्या होता है कि इससे क्या होगा, ये रोटर घूमेगा जिससे ये टंगस्टन का डिस्क है ये भी रोटेट करेगी। और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गिरेंगे तो इलेक्ट्रॉन गिरते जाएंगे और ये डिस्क घूमती जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन की बॉम्बार्डिंग एक पर्टिकुलर पार्ट पर ना होके इस पूरी डिस्क की परिधि पर होगी, जिससे इलेक्ट्रॉनों की टक्कर का एरिया भी फैल जाएगा, प्रोड्यूस होने वाली हीट भी फैलेगी, जिससे इसके पिघलने की संभावना कम होगी, इसकी हीट लोडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। क्या होगी? इसकी हीट लोडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो क्या पर्पज़ होता है इसका? इसका पर्पज़ होता है कि एक्सरे जो एनोड है उसकी हीट लोडिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हम इसको रोटेटिंग एनोड में बनाते हैं। देखिए, रोटेटिंग एनोड प्रिंसिपल क्या होता है? इससे क्या हो जाता है, इससे जो अगर रोटेटिंग एनोड हम लेंगे तो उससे क्या होता है कि उससे जो एक्सरे जो एनोड है वो उत्पन्न होने वाली बहुत सारी ऊष्मा को मतलब सहन करने लायक हो जाता है। क्या होता है? लार्ज एक्सपोजर के कारण जो उस ऊष्मा जो प्रोड्यूस होती है उस ऊष्मा को सहन करने लायक हो जाता है। कैसे हो जाता है? यहाँ पे मान लो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे पूरे इस परिधि के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स की बॉम्बार्डिंग से हीट का प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो सारी हीट क्या होगी, इस पूरी टंगस्टन की डिस्क के ऊपर फैलेगा बहुत ज़्यादा, यानी इस डिस्क की कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी, ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर पाएगा, तो उससे क्या होगा, इसके पिघलने की संभावना कम होगी, इसकी हीट लोडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अब देखिए, ये ये डिस्क है ये टंगस्टन की बनी होती है। ये किसकी बनी होती है? टंगस्टन की। इसमें भी कुछ बहुत सारे मॉडिफिकेशन आए हुए हैं मॉडर्न एक्सरे ट्यूब में, जो भी आपको बताऊंगा। तो ये इसका जो टारगेट एरिया है कम से कम वो तो इसके अंदर टंगस्टन का होता ही है, और पहले तो पूरी ये डिस्क ही टंगस्टन की बनी होती थी। ये क्या होता है? टंगस्टन की होती है। ये रोटेट करती है 3600 आरपीएम के ऊपर, ये रोटेट कर सकती है। आइडियली क्या होना चाहिए, हम अगर इसको अगर थ्योरेटिकली हम देखें तो 3600 आरपीएम पे ये रोटेट करनी चाहिए, जिससे हीट प्रोडक्शन के लिए। अगर 3600 आरपीएम के ऊपर ये रोटेट करती है तो हमें इसकी रोटेटिंग प्रिंसिपल का, जो रोटेटिंग एनोड प्रिंसिपल है, इसका फ़ायदा हमें मिल जाता है। लेकिन आपको पता है कि रोटेट करेगा तो बहुत सारी इश्यूज होंगे, जैसे मैकेनिकल फ्रिक्शन होता है और भी कोई कारण होते हैं, उन कारण से ये 3600 आरपीएम कभी अचीव कर ही नहीं पाती। लेकिन 3000 आरपीएम अचीव कर लेती है, जो कि सफिशिएंट होता है एक्सरे प्रोडक्शन के लिए। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी जो एक्सरे प्रोसीजर ऐसे होते हैं जिसके अंदर रिपीटेटिव हमें बहुत सारे एक्सपोजर करने पड़ते हैं, हमें फोकल स्पॉट भी छोटा रखना पड़ता है, जैसे एंजियोग्राफिक प्रोसीजर हो गए। तो उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर जो रोटेटिंग एनोड का जो रोटेट है वो रोटेट 10,000 आरपीएम तक भी घूमता है, उसको हमें बहुत ज़्यादा आरपीएम पर घुमाना पड़ता है। तो इसके अलावा जो अभी आपने देखा कि जो टंगस्टन की जो ये डिस्क है, इस डिस्क को ये होता कैसे, देखिए ये क्या होते हैं, ये प्लेट के जैसी होती है। जब हमारे घर पे जो सॉसर होती है, प्लेट होती है, उसकी तरह से होता है। अगर हम उसको उल्टा करके, अगर हम इसको इस तरह से इरेक्ट अवस्था के अंदर अगर हम इसको रखें तो इसका ये झुका हुआ किनारा है, जैसे ये प्लेट है, इसके झुके इस किनारे के ऊपर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आकर गिरते हैं, और इसके यहाँ पे एक स्टेम भी लगा होता है, जिस स्टेम से क्या होता है, ये रोटेट करती है। तो आप डायग्राम में देख सकते हो, ये इसके अंदर फोकल ट्रैक दिया हुआ है, यानी इलेक्ट्रॉन की बॉम्बार्डिंग इस पूरी टंगस्टन डिस्क पर नहीं होती, बल्कि इस फोकल ट्रैक पर होती है। यहाँ पे कलर चेंज दिया हुआ है, इस कलर चेंज से आप देख सकते हो कि इतने से एरिया के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की बॉम्बार्डिंग होती है, बाकी पूरी डिस्क पर बॉम्बार्डिंग नहीं होती है। और इसको एक मैंने यहाँ पे बना भी रखा है, आप देख सकते हो। जैसे ये रहा, यहाँ पे फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन इस किनारे पे गिरते हैं, ये रोटेट करती जाती है, और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नीचे की ओर यहाँ से हमें 90 डिग्री पर इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स का प्रोडक्शन हर डायरेक्शन में होता है, जिसको हम आगे देखें। ये एनोड एंगल क्या होता है, ये 7 से 17 डिग्री का एनोड एंगल लेते हैं, यानी बहुत ज़्यादा कोई झुकाव नहीं होता, सीधा तो एकदम से 7 से 17 डिग्री का ये एंगल इसके अंदर लिया जाता है। इसकी हम बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो आप इसमें बीच वाले डायग्राम में देखिए, जैसे कि इसमें क्या दिया कि ऊपर जो इसमें क्या होता है कि टंगस्टन डिस्क होती है। इस टंगस्टन डिस्क को क्या करते हैं, मोलिब्डेनम के ऊपर क्या करते हैं, हम एम्बेडेड कर देते हैं। किस पे कर देते हैं, मोलिब्डेनम के ऊपर एम्बेडेड कर देते हैं। मोलिब्डेनम क्या होती है, टंगस्टन से हल्की होती है, इसका इनर्शिया क्या होगा, टंगस्टन से कम होगा। और
मोलिब्डेनम से हल्की होती है, इसको इसके ऊपर एम्बेडेड कर देते हैं, उसके अंदर चिपका देते हैं, जिससे क्या होगा, टंगस्टन की प्रॉपर्टीज़ का हमें फ़ायदा मिल जाएगा कि उससे एक्सरे का प्रोडक्शन होगा। और मोलिब्डेनम का मोलिब्डेनम इसको के ऊपर इसको एम्बेड करेंगे, इसको इन दोनों को जोड़ देंगे, जिससे क्या होगा, मोलिब्डेनम हल्का होता है तो इस डिस्क का इनर्शिया क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, इस डिस्क का इनर्शिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इसको क्रैकिंग से बचाने के लिए कई बार इसको कई ट्यूब के अंदर क्या करते हैं, इसको ग्रेफाइट के अंदर भी क्या करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं, इसको मतलब इसको ग्रेफाइट के साथ स्टेक कर देते हैं, जिससे क्या होता है, इसके अंदर क्रैक नहीं आते, ये हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। एक चीज़ और, मोलिब्डेनम के साथ में क्या करते हैं, इस टंगस्टन के अंदर क्या करते हैं, थोड़ी सी रीनियम धातु भी डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, रीनियम धातु इसके अंदर डाल देते हैं। रीनियम से क्या होता है, इसके जो रीनियम धातु से क्या होता है, इसकी जो इसके अंदर जो सरफेस पे जो क्रैक आ जाते हैं बार बार, जैसे इलेक्ट्रॉन्स की बॉम्बार्डिंग होती है, जैसे आप यहाँ पे इस सरफेस को देख सकते हो, यहाँ पे बार बार गिरेंगे तो ये क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स की बॉम्बार्डिंग होगी। इस बॉम्बार्डिंग से यहाँ पर क्या हो जाते हैं, क्रैक आ जाते हैं। तो इससे क्या होगा, रीनियम इससे मिलाने से क्या होगा, ये ज़्यादा मजबूत हो जाती है, इसके अंदर क्रैक्स नहीं आते, और इसकी सरफेस की जो इम्परफेक्शन है उसको भी ये क्या करता है, कम करता है। यानी जो एनोड की जो सतह है वो सतह क्या होगी, एकदम से स्मूथ होगी, इस तरह से स्मूथ होगी, वो इस तरह से उबड़ खाबड़ नहीं होगी। इससे क्या होता है, देखिए अगर ये सतह इस तरह से उबड़ खाबड़ है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आके गिरे इस तरह से, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ये मैं आपको थोड़ा सा इसको मैं स्लोप में बनाता हूँ। अगर इस तरह सरफेस है, अगर ये सीधी सरफेस है, इलेक्ट्रॉन आके गिरेंगे तो एक्सरेज का प्रोडक्शन क्या होगा, सीधा नीचे की ओर होगा। लेकिन अगर ये उबड़ खाबड़ है तो एक्सरेज का प्रोडक्शन क्या होगा, अलग अलग डायरेक्शन के अंदर होगा। इसलिए इसको क्या करते हैं, स्मूथ रखने की कोशिश की जाती है। उसकी जो सरफेस का जो इम्परफेक्शन है या उसके अंदर परफेक्ट नहीं होगा उसकी अगर बनावट, तो उसको सही करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें थोड़ा रीनियम धातु मिला देते हैं। ग्रेफाइट से क्या होता है, इसकी एनोड की क्रैकिंग को उसको कम करता है, क्रैकिंग से बचाता है। जो रैपिड चेंज होता है एक्सपोजर के अंदर के दौरान, उससे उसको बचाता है। रैपिड चेंज कैसे, मान लो अभी टंगस्टन डिस्क पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं गिरे, बोम्बार्डमेंट नहीं हुई है, वो ठंडा है, अचानक से एक्सपोजर से बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट का प्रोडक्शन होता है, लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी टेम्परेचर कई बार वहाँ पे पहुँच जाता है। तो ये हो गया। इसके अलावा जो कॉपर रोटर से जुड़ा होता था, बीच में देखिए आप यहाँ पे मोलिब्डेनम का स्टेम दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मोलिब्डेनम का स्टेम। सबसे पहली चीज़ तो इस स्टेम को जितना छोटा होता है उतना छोटा रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, देखिए मान लो आपने एक्सरे एक एक्सपोजर के लिए जो डेडमैन स्विच है उसके जो फर्स्ट उसको आपने उसको दबाया, जो बटन को है, जो मैंने आपको बताया था रोटर या प्रेप बटन बताया था, रोटर या प्रेप बटन, उसमें क्या होता है, जैसे दबाओगे तो क्या होगा, एक्सरे ट्यूब का रोटर घूमना शुरू करेगा। एक्सरे ट्यूब रोटर क्या होगा, घूमना शुरू करेगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि आपने बटन दबाया, जो प्रेप बटन है, रोटर बटन है, और रोटर अपनी फुल स्पीड पर घूमना शुरू कर दिया। उसको अपनी फुल स्पीड पर घूमने में उसको क्या होगा, कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। उसको क्या लगेगा, कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। क्यों, क्योंकि टंगस्टन डिस्क कुछ इनर्शिया होगा, तो उस इनर्शिया को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस टंगस्टन जो स्टेम है, इसके स्टेम को छोटा से छोटा रखते हैं। छोटा रखेंगे तो वजन कम होगा उससे। और दूसरी चीज़, इसको मोलिब्डेनम का क्यों लेते हैं, इसका भी कारण है। देखिए ये जो टंगस्टन का एक्सरे ट्यूब का जो रोटर है, ये रोटर है, इसके चारों तरफ जो ग्लास एनवलोप में होता है, जैसे हम एक्सरे ट्यूब के डायग्राम के अंदर देखते हैं, जो इसके अंदर रोटर के अंदर साइड में अंदर क्या लगे थे, बियरिंग्स लगे होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, बियरिंग्स लगे होते हैं। बियरिंग्स की सहायता से ये रोटेट करता है। ये ट्यूब क्या होती है, ये क्या करती है, रोटेट करती है। अब एक्सरे प्रोडक्शन के दौरान अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर यहाँ पर हीट का प्रोडक्शन होगा, तो वो हीट इस स्टेम के जरिए इस रोटर के पास जाएगी। रोटर पे जाएगी तो बियरिंग्स होते हैं, वो बियरिंग्स हीट से गर्म होकर एक्सपेंड करेंगे, फैलेंगे, और उससे क्या होगा, वो चोक हो जाते हैं, यानी रोटर घूमना बंद कर देगा। इसका मतलब जो एक्सरे प्रोडक्शन के दौरान जो हीट है, वो हीट आपकी इस रोटर तक नहीं पहुंचनी चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, रोटर तक नहीं पहुंचे, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम इसके स्टेम को मोलिब्डेनम का लेते हैं। मोलिब्डेनम की एक खास बात होती है, मोलिब्डेनम जो इलेक्ट्रिसिटी का तो कंडक्टर होता है, किसका कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी का तो कंडक्टर होता है, लेकिन ये हीट का पुअर कंडक्टर है। हीट का क्या है, पुअर कंडक्टर। यानी जितनी सुगमता से ये इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से जाने देता है, उतनी जल्दी ये हीट को अपने अंदर से नहीं जाने देता। हम एक्सरे प्रोडक्शन के दौरान इसको प्लस से जोड़ेंगे, और यहाँ पे जो फिलामेंट है उसको
माइनस से जोड़ेंगे। ओके, तो हीट तो जो इलेक्ट्रिसिटी तो इसके अंदर जानी चाहिए, तभी तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे प्लस होगा इस टंगस्टन के ऊपर, लेकिन हीट इधर से इधर नहीं जानी चाहिए। तो मोलिब्डेनम यही काम करता है। मोलिब्डेनम इलेक्ट्रिसिटी का तो कंडक्टर होता है, लेकिन हीट का पुअर कंडक्टर होता है, इसलिए मोलिब्डेनम का स्टेम लिया जाता है इसके अंदर। और इसका इनर्शिया कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी साइज को छोटा रखते हैं, छोटे से छोटा रखते हैं। तो ये एनोड के बारे में कुछ चीज़ें थी। एक चीज़ और, फोकल स्पॉट के बारे में मेरे को आपको चीज़ कुछ बतानी है। तो मैंने अभी इंपॉर्टेंट चीज़ तो मैंने अभी आपको बताई थी, क्या कि टंगस्टन डिस्क के जो होती है उस, ये मान लीजिए टंगस्टन ब्लॉक आपका, टंगस्टन ब्लॉक के डायमेंशन से जो फोकल स्पॉट है, इस फोकल स्पॉट का डायमेंशन क्या होता है, बहुत कम होता है। सबसे पहले चीज़, फोकल स्पॉट क्या होता है, वो एरिया जहाँ पर क्या होता है इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट करते हैं और उस इंटरेक्शन से एक्सरेज का प्रोडक्शन होता है, वो क्या होते हैं, उससे हम फोकल स्पॉट कहते हैं। देखिए, इसे अलग अलग नामों से मतलब पुकारा जाता है। जैसे इसको फोकस भी बोल देते हैं, फोकल पॉइंट भी बोल देते हैं, और इसको फोकल स्पॉट भी बोल देते हैं। अगर ये तीनों नाम लेते हो, ये तीनों एक ही चीज़ के हैं। ये तीनों नाम क्या है, एक ही चीज़ के हैं। ये जैसे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे गिर रहे हैं, तो ये फोकल स्पॉट पर जहाँ जितने पॉइंट पर एरिया पर गिरेंगे वो क्या कहलाता है, फोकल स्पॉट, और उससे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होगा। एक और चीज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कैथोड के अंदर जो फिलामेंट है, उस फिलामेंट के रूप में हम टंगस्टन काम में लेते हैं। उसके अंदर हम थोड़ी मात्रा में रोडियम मिलाते हैं ताकि उसकी जो एफिशिएंसी बढ़ जाए। टंगस्टन को हम टारगेट, यहाँ पे जो जैसे ये टारगेट है, ये फिलामेंट है, इसमें दोनों ही चीज़ें टंगस्टन की बनी हुई है। ये एक्स-रे ट्यूब होगी, ये तो टंगस्टन का था ही, और यहाँ पे जो डिस्क काम में लिए या रोटेटिंग एनोड लोगे तो उसके अंदर भी ये भी टंगस्टन का है। तो फिलामेंट को टंगस्टन के रूप में काम में लेने के अलग कारण थे, लेकिन जो टारगेट है या एनोड है, इसको भी टंगस्टन के रूप में काम में लेते हैं। तो क्या कारण है कि हम टंगस्टन के रूप में इसको काम में लेते हैं? तो देखिए, सबसे पहला कारण है हाई एटॉमिक नंबर। टंगस्टन का एटॉमिक नंबर हाई होता है, बहुत ज़्यादा होता है, 74 इसका मतलब एटॉमिक नंबर है। और जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा, वो मेटल उतनी ज़्यादा एक्सरे प्रोडक्शन के लिए क्या होगी, एफिशिएंट होगी। एक्सरे प्रोडक्शन उससे उतना ही अच्छा होगा। दूसरा क्या है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये गलत लिखा गया, मीटिंग की जगह मेल्टिंग पॉइंट है ना। देखिए, जितना ज़्यादा गलनांक बिंदु होगा, अभी आपको होता है इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे जो इंट्रैक्शन होता है यहाँ पे, उस इंट्रैक्शन से बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर हीट का प्रोडक्शन होता है। आपको मैंने ये भी बताया था कि 1% इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी एक्सरे में प्रोड्यूस होती है, बाकी 99% इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका रूपांतरण किस में हो जाता है, हीट के अंदर हो जाता है। उसका रूपांतरण किस में होता है, हीट के अंदर हो जाता है। तो टंगस्टन है वो क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई है, जिससे क्या होगा, जिससे इसके ऊपर उत्पन्न होने वाली जो हीट है, इसके कारण जो टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर को क्या कर सकता है, ये उसको सहन कर सकता है। ये विदस्टैंड है, यानी सहन कर सकता है उसको, उस चीज़ के लिए। एक और चीज़, तीसरा क्या है, तीसरा है कि ये एक रीजनेबली गुड मटेरियल फॉर हीट एब्जॉर्प्शन। टंगस्टन अच्छा मटेरियल है, इस पर गिरने वाली जो हीट है, उस हीट को ये बार बार क्या, मतलब जो एक्सरेज हो रहा है तो उस पर हीट जो होगी, उस हीट को एब्जॉर्ब भी कर लेता है। जैसे ये टारगेट सरफेस है और यहाँ ये टंगस्टन का बना हुआ, इस पर इलेक्ट्रॉन्स गिरेंगे तो इस पर हीट जो गिरेगी, उस हीट को ये क्या करेगा, अपने अंदर ही एब्जॉर्ब कर लेगा, इधर उधर नहीं फैलने देगा उसको। यानी हीट एब्जॉर्प्शन के लिए अच्छा मटेरियल है। इसके अलावा ये हीट डिसिपेशन, यानी हीट के जो प्रसार है उसको बांटने का काम, इधर उधर मतलब उसको फैलाने का काम, या जो हीट को फैलाने का काम है, ये भी अच्छे से कर लेता है। यानी इसको हीट ले ली, इसके अलावा फिर ये क्या करेगा, ये इधर उधर भी क्या होगा, अच्छे से भेज देगा, उसको फैला भी देगा। तो हीट डिसिपेशन का भी ये अच्छे से ये काम करता है।